हो गया स्टार्ट। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे आपको प्रकाशिक केंद्र तक मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अब हमारे पास जो आर्टिकल है वो है भाई लेंस का फोकस। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, किसी भी लेंस के दो फोकस होंगे, ठीक है। तो लेंस के फोकस, लेंस के और हर लेंस के दो फोकस होंगे भाई, ठीक है ना। एक होगा प्रथम मुख्य फोकस, इसको कैपिटल F1 लिखेंगे, और दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा, द्वितीय मुख्य फोकस, और इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल F2 लिखेंगे, ठीक है ना। दो फोकस क्यों होंगे ये आपको भी पता लग जाएगा। इससे पहले वाले में जो गोलीय पृष्ठ पढ़ाए थे उसके भी कितने फोकस हुए थे, दो फोकस हुए थे ना। तो पहले हम किस पे चले, पहले हम चलते हैं प्रथम मुख्य फोकस F1 पे। अब होता क्या है कि उत्तल लेंस के लिए सबसे पहले यहाँ भी दो प्रकार के लेंस है हमारे पास, एक तो उत्तल लेंस और दूसरा क्या है, तो इसको हमें दोनों लेंसों के लिए अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। होता क्या है कि अगर कोई उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है ना, अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपने मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। ये सपोज के लिए कोई उत्तल लेंस, अगर यहाँ पर कोई बिंदु F1 है भाई, और यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के, तो किसी भी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ध्यान रहे परिभाषा याद करो कि किसी भी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे उत्तल लेंस पर आपतित प्रकाश किरणें या जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, उसे उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, और इसको कैपिटल F1 से लिखते हैं। इस पॉइंट को क्या लिखते हैं, कैपिटल F1। बात समझ में आई, ठीक है, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, नोट कर लिया आप लोगों ने। देखो, प्रथम मुख्य फोकस से और प्रकाशिक केंद्र की दूरी, अभी हमारे पास चूंकि यहाँ पे C ये प्रकाशिक केंद्र होगा, इस दूरी को हम बोलते हैं भाई प्रथम मुख्य फोकस दूरी, और इसको F1 लिखते हैं। F1 को क्या है, F1 है इसको प्रथम मुख्य फोकस दूरी। ये तो किसकी बात हुई, उत्तल लेंस, ठीक है ना। अब अवतल लेंस में क्या होता है, देखो अवतल लेंस के लिए थोड़ा सा परिभाषा अलग हो जाती है, थोड़ा फिगर थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा भाई। देखो अवतल लेंस क्या है, ये होता है अवतल लेंस, ऐसा होता है, ये सपोज के लिए इसका मुख्य अक्ष है भाई। अब अगर ध्यान दो कि अगर हम इस पे यहाँ से प्रकाश किरणें डालेंगे, ये इधर देखो, अगर हम इसको यहाँ से नीचे से प्रकाश किरणें डालेंगे तो इसको आधार से क्या हटाएगा, दूर हटाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को हमें मुख्य अक्ष के समांतर करना है, तो हमें इस पर प्रकाश किरणें तिरछी डालनी पड़ेगी, और वो तिरछी प्रकाश किरणें इस प्रकार से डालनी पड़ेंगी कि वो एक पर्टिकुलर बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत हो। देखो अगर ये प्रकाश किरणें इस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, और ये प्रकाश किरण भी एक पर्टिकुलर बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो ये प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। परिभाषा थोड़ा सा बदल जाएगी, और सिंपल सी परिभाषा है कि किसी भी अवतल लेंस में उस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें जो कि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाए, समांतर हो जाए।
किसी अवतल लेंस में किसी पर्टिकुलर बिंदु की ओर दृष्टि, आप क्या कह सकते हैं, दृष्टि का मतलब होता है डायरेक्टेड, जिसको जो उस दिशा में जा रही है। तो किसी निश्चित बिंदु की ओर दृष्टि प्रकाश किरणें यदि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो उस बिंदु को अवतल लेंस का क्या कहा जाता है, प्रथम मुख्य फोकस। ये अवतल लेंस का क्या है भाई, प्रथम मुख्य फोकस है। और ये वाली दूरी भाई अवतल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहलाएगी। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम स्मॉल f1 से दिखाएंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में, परिभाषा याद हो गई। अब देखो उत्तल लेंस, अगर आप चिन्ह पद्धति देखें, चिन्ह पद्धति समझते हैं आप लोग, लेंस के लिए भी वही चिन्ह पद्धति यूज होगी जो कि किसके लिए यूज हुई थी, गोलीय पृष्ठ के लिए। ये जो इधर मैं लिख रहा हूँ ये बोर्ड पे दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है, कट तो नहीं रहा, अगर कटेगा तो मेरे को बता देना, ठीक है ना। तो चिन्ह पद्धति क्या है, इसके लिए चिन्ह पद्धति बोलती है कि इधर से बाईं ओर की दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक, और दाईं ओर की दूरियां क्या होंगी। तो उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए जो है f1 कैसा होगा भाई, ऋणात्मक। और अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए f1 कैसा होगा, धनात्मक होगा। उत्तल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और अवतल के लिए क्या होगी भाई, धनात्मक होगी। प्रथम मुख्य फोकस समझ गए उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। कोई इसकी परिभाषा में कोई कंफ्यूजन है किसी को, नहीं है, आगे बढ़े, बेसिक्स क्लियर करो, ठीक है, छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए। दूसरी परिभाषा आती है द्वितीय मुख्य फोकस दूरी की, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को ही लेंस की फोकस दूरी कहा जाता है। द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को ही लेंस की क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसको सेकंड फोकस बोलते हैं या मेन फोकस बोलते हैं। इसको इट्स कॉल्ड सेकंड फोकस, और मेन फोकस भी यही हुआ भाई, मुख्य फोकस भी यही हुआ, सेकंड फोकस, और ये फर्स्ट फोकस हुआ, ये सेकंड फोकस हुआ, ठीक है ना। अब क्या होता है कि पहली किरण जो है मुख्य अक्ष, देखो इसने अपवर्तन के पश्चात पहले प्रथम मुख्य फोकस में आपने देखा कि जो किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है अपवर्तन के पश्चात। अब जो है मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी किरणें, मुख्य अक्ष क्या आएंगे, तो सबसे फर्स्ट उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, अगर ये उत्तल लेंस है भाई, पतला उत्तल लेंस है, इसका मुख्य फोकस है, ये मुख्य अक्ष है, सॉरी, अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आए, आपतित प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के हैं समांतर हैं, तो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर ये तो इसको एक बिंदु पर मिला देगा, फोकस करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस जो है अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। अब देखो ये एक बिंदु पर मिलता है जिस बिंदु को हम F2 बोलते हैं या F बोलते हैं, ये द्वितीय मुख्य फोकस या मेन फोकस है भाई। इस बिंदु को क्या बोलेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस या मुख्य फोकस। और लेंस से द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी को F2 लिखेंगे, और F2 या इसको F2 ना लिख के क्या लिखते हैं, कई बार F लिखते हैं। F2 भी यही हुआ और F भी यही हुआ। और उत्तल लेंस के लिए आप जानेंगे कि F2 या F चिन्ह पद्धति से क्या होगा, धनात्मक होगा भाई, पॉजिटिव होगा। परिभाषा क्या होगी कि किसी भी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पे मिलती हैं भाई, ठीक है ना, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही बल्कि क्या है, वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। इसको कैपिटल F2 लिखते हैं या कैपिटल F लिखते हैं, ठीक है।
लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी को क्या बोलेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, और इसको f2 लिखते हैं या स्मॉल f लिखते हैं। और आपको ये नोट करना है कि द्वितीय मुख्य फोकस ही मुख्य फोकस कहा जाता है। द्वितीय मुख्य फोकस को ही लेंस का फोकस कहा जाता है। लेंस का ये नोट करने वाली चीज है। प्रथम मुख्य फोकस को नहीं बोला जाता फोकस, किसको बोला जाता है? द्वितीय मुख्य फोकस को। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? अब अगर हम अवतल लेंस के लिए देखें भाई, नंबर सेकंड हम किसके लिए बात करें? अगर अवतल, अब अवतल लेंस के लिए क्या होगा? ये अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य फोकस है। प्रथम मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आएंगी, और ये इसको क्या करेगा? ये इसको क्या करेगा? अपवर्तित करके मुख्य अक्ष से बाहर की ओर मोड़ देगा। ये किरणें कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर ये किरणें समांतर आ रही हैं तो ये किरणें अगर हम पीछे बढ़ाएंगे, ये f2 है, ये द्वितीय मुख्य फोकस है। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही। अब ऐसा लग रहा है कि ये किरणें जो है यहाँ से नहीं आ रही थी बल्कि यहाँ से आ रही थी। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और ये इस दूरी को भी f2 बोलेंगे या f बोलेंगे। तो ये f2 चिन्ह पद्धति से, अगर आप चिन्ह पद्धति देखें तो चिन्ह पद्धति से आप समझेंगे कि f2 इज नेगेटिव। f2 इज, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी को क्या बोला जाता है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और फोकस दूरी का मतलब क्या होता है? द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। बात समझ में आ गई? परिभाषा कैसे देंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, किसी भी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उस बिंदु को क्या बोलेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस दूरी बोलेंगे। कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे फोकस दूरियां क्लियर हो गया। आगे बढ़े। कौन ऋणात्मक होता है, कौन धनात्मक होता है, ये क्लियर हो जानी चाहिए बातें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है फोकस तल। फोकस, एक चीज और रह गई इसमें परिभाषा, फोकस तल या फोकल प्लेन। एक ऐसा तल जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत हो, कहां से क्या हो? मुख्य अक्ष के लंबवत हो और फोकस बिंदु से जाए, उस तल को बोलते हैं फोकस तल। देखो, ऐसा तल जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत हो, ऐसा तल जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत हो तथा फोकस से होकर जाए, तथा फोकस से होकर जाए या मुख्य फोकस से होकर जाए, फोकस तल या, हाँ, देखो फोकस तल कहलाता है। यानी इससे गुजरने वाला तल है। देखो, अगर हम 3D में दें तो इससे गुजरने वाला तल, इससे गुजरने वाला तल, इससे गुजरने वाला तल या इससे गुजरने वाला तल, और वो तल मुख्य अक्ष के क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो, सपोज के लिए ये तल है, या ध्यान, ये पृष्ठ है, ठीक है ना। तो इस समय ये फोकस तल है, ठीक है ना। इसके लिए ये फोकस तल है, वैसे उनके लिए वो फोकस तल है।
ठीक है ना। अब देखो फोकस तल भी जिस प्रकार से फोकस दूरियां दो प्रकार की होती हैं, तो फोकस तल भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। प्रथम मुख्य फोकस से गुजरने वाले फोकस तल को क्या बोलेंगे, प्रथम मुख्य फोकस तल बोलेंगे, और द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरने वाले फोकस तल को बोलेंगे द्वितीय मुख्य फोकस तल। क्लियर, कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़ूं? चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आर्टिकल शुरू होंगे भाई, लेंस से संबंधित जो फॉर्मूले निकालने हैं हमें वो शुरू होंगे, और बाकी जो मेन आर्टिकल्स हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल क्या है तुम्हारी किताब में, ये है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जबकि दोनों ओर का माध्यम एक समान। काफी इंपॉर्टेंट है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जबकि लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, लेंस के दोनों ओर का ऐसा भी हो सकता है कि कई बार लेंस के एक तरफ एक माध्यम है, दूसरी तरफ दूसरा माध्यम है, लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक ऐसे लेंस के लिए हमें लेंस अपवर्तन का सूत्र निकालना है जिसके दोनों ओर क्या हो, समान माध्यम है, यानी कि एक तरफ वायु है तो दूसरी तरफ भी क्या है, वायु है। जल में डूबा हुआ लेंस है तो ऊपर भी जल है, उसके नीचे भी क्या है, जल है, दाईं ओर भी जल, बाईं ओर भी जल। तो हमारे सपोज के लिए ये कोई पतला लेंस है भाई, हम पतले लेंस की बात कर रहे हैं। पतले लेंस का मतलब है उसकी मोटाई क्या होगी, कि मोटाई हम लास्ट में नगण्य मानेंगे। ये पतला लेंस है कोई एल, इसके दो तल है भाई, एक तो तल है ए और बी जो बाईं ओर है, दिख रहा है आपको, और दूसरा तल है इसका सी और डी जो कि दाईं ओर, ठीक है ना। हम अपनी सुविधा के लिए बीचों बीच हम ये मान रहे हैं कि इस तल के दोनों ओर की वक्रता त्रिज्याएं समान है, दोनों ओर की वक्रताएं समान है, ठीक है ना। अब इसके मुख्य, इनके दो ध्रुव होंगे, ध्रुव पृष्ठ है, ये इसका मुख्य अक्ष है। पहले हम इसका मुख्य अक्ष दिखा देते हैं, इसका मुख्य अक्ष है भाई, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। एक तरफ इधर भी वायु है, हवा है, इधर भी क्या है, हवा है, और ये क्या है बीच में, बीच में क्या है भाई, ग्लास यानी कि कांच है, और इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक सपोज के लिए मैं मान ले रहा हूँ कितना है, एन है या ए एन जी है। ए एन जी को हम सिंपली हम एन लिख देंगे भाई, पूरी थ्रू आउट जहां भी ए एन जी यूज होगा वहां मैं एन लिख दूंगा, और जहां पे आप जानते हैं कि ए एन जी वन अपॉन जी एन ई बराबर क्या होता है, वन अपॉन ए एन जी, तो इसको हम लिखेंगे वन अपॉन एन, ठीक है, इससे आपको सुविधा हो जाएगी। अब देखो मुख्य अक्ष के यहाँ पे कोई बिंदु वस्तु ओ स्थित है भाई, जो कि इसके दो ध्रुव होंगे P1 और इधर वाला ध्रुव क्या हो गया P2। P1 और P2 के बीच की जो दूरी है सपोज के लिए वो T है भाई। इसकी मोटाई कितनी है, लेंस की मोटाई सपोज के लिए हम कितनी मान लेते हैं, T मान ले, T4 थिकनेस। अब देखो ये T मोटाई का लेंस है, मुख्य अक्ष से कोई भी प्रकाश किरण चली और इस पर आपतित हुई, और अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, प्रथम यहां से अपवर्तित हो रही है, कहां से, पहले पृष्ठ से, ठीक है। अभी मैंने दूसरे पृष्ठ को, अब हम ये सोच रहे हैं कि दूसरा पृष्ठ इस पे है ही नहीं, अगर ये दूसरा पृष्ठ नहीं होता तो ये पृष्ठ इसको अंदर की ओर मोड़ता भाई, अंदर की ओर मोड़ता तो ये कहीं यहां जाके मिलती है, यहां जाके मिलती नहीं मिलती, सपोज के लिए कहां पे मिला, हमने इसको आई डैश इसलिए नाम दे रहा हूं क्योंकि अभी ये वास्तविक, अभी ये प्रतिबिंब बना नहीं है, ठीक है ना।
अगर पहले पृष्ठ द्वारा वस्तु आई का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता, आई डैश पे बनता, ठीक है। दूसरे पृष्ठ की अनुपस्थिति में पृष्ठ ए बी द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना। अब देखो यहाँ से देखो दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी, P1 से, तो वस्तु की दूरी होगी U, P1 से नापी जाएंगे हैं दूरियां, और प्रतिबिंब की दूरी हो गई भाई कितनी, सपोज के लिए V डैश है भाई, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, ठीक है ना। अब आप लिखोगे, माना कोई पतला लेंस, थ्योरी कैसे लिखोगे, जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो समझ लो, फिर आप चाहो तो नोट कर लो। मान लेते हैं कोई पतला लेंस L है जिसके दो पृष्ठ AB तथा CD है। यहाँ चित्र में देखो, चित्र से लिखने थ्योरी, कहीं से रोड किताब से नहीं लिखनी, रटनी नहीं है कहीं से, ठीक है ना। लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O है जिसका प्रतिबिंब पृष्ठ AB द्वारा पृष्ठ CD की अनुपस्थिति में कहाँ पे बनता है, I डैश पर बनता है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई। यदि प्रथम पृष्ठ के ध्रुव से, यदि प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से, पहले पृष्ठ के ध्रुव P1 से वस्तु की दूरी, वस्तु O की दूरी कहाँ पे, वस्तु O की दूरी U1 है, वस्तु O की दूरी कितनी है, ये U ले लो, U1 ना ले लो, तथा प्रतिबिंब क्या बना, I डैश की दूरी V डैश हुआ, ठीक है ना। तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र क्या था, कौन बोलेगा, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र क्या था, n/v - 1/u बराबर n - 1/r। तो n की जगह क्या होगा इस समय, Ang, n को आप क्या समझोगे, क्योंकि हवा से कहाँ जा रहा है, कांच में जा रहा है प्रकाश किरण, तो Ang की जगह मैं n लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। Ang की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, तो देखो n/v की जगह पे क्या है भाई, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है V डैश, माइनस 1/u की जगह पे क्या है, u है, बराबर n - 1/, अगर दोनों पृष्ठों की, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R2 है, तो n/v डैश - 1/u बराबर n - 1/r1 है, जहां n बराबर क्या है भाई, Ang, n बराबर क्या है, यानी कि कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, ठीक है ना। और R1 क्या है, R1 पहले पृष्ठ की क्या है, प्रथम पृष्ठ की फोकस दूरी, सॉरी फोकस दूरी कैसे होगी, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। अब देखो ये जो I डैश है वो अब दूसरे पृष्ठ है, यहाँ दूसरा पृष्ठ तो उपस्थित है कि नहीं, तो I डैश इस दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करता है भाई, और कैसी वस्तु का काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा, और I डैश का जो प्रतिबिंब बनता है वो लास्ट में यहाँ पे बनता है भाई, I पे बनता है। I डैश जो है किसके लिए काम करेगी, CD के लिए, पृष्ठ CD के लिए वस्तु का काम करेगी, और I डैश का प्रतिबिंब वस्तु CD द्वारा कहाँ पे बनाया जाएगा, पृष्ठ CD द्वारा कहाँ पे बनता है, I पे बनता है। और I की जो है P2 से दूरी, यहाँ ध्यान दो, यहाँ से है I की P2 से दूरी कितनी है, सपोज के लिए V है भाई, P2 से दूरी कितनी है, V है, ठीक है ना। अब आप लिखोगे, थ्योरी लिखोगे थोड़ा सा, कि वस्तु सॉरी प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ CD के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और इस प्रकार से वस्तु I डैश का प्रतिबिंब पृष्ठ CD द्वारा क्या बनता है, I प्राप्त होता है। इतना लिख सकते हैं, वस्तु, इसके लिए वस्तु क्या है, I डैश है दूसरे पृष्ठ के लिए, ठीक है ना, और प्रतिबिंब क्या बनेगा, I बनेगा। अब दूसरे पृष्ठ द्वारा, दूसरे पृष्ठ CD द्वारा अपवर्तन के लिए,
अब थोड़ा ध्यान से देखो, वस्तु की दूरी कितनी हो गई, वस्तु की दूरी हो गई भाई। यार देखो, वस्तु इससे कितनी दूर है, यहां से कितनी दूर होगी ये वस्तु, कितनी दूर होगी, P2 से लेकर I डैश तक होगी ना। तो P2 I डैश को हम लिख सकते हैं P1 I डैश में से T को क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेंस की मोटाई कितनी है, T है, तो ये हो जाएगी भाई V डैश माइनस T, V डैश माइनस, तो वस्तु की दूरी हो गई इसके लिए V डैश माइनस T। और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई इसके लिए, प्रतिबिंब की दूरी इसके लिए कितनी है V, ध्यान से समझो है, ठीक है। और चूंकि जो प्रकाश किरण है वो इस पृष्ठ से बनाई जा रही है, देखो ये आई, इससे चलने वाली किरण यहाँ आएगी और इधर को अपवर्तित होगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अब प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, वाई से, नहीं सॉरी, कहाँ से कहाँ जा रही है, वाई में जा रही है। तो ए एन जी की जगह पे क्या लिखा जाएगा, ए एन जी के स्थान पर क्या यूज होगा, यूज होगा जी एन ए, या जी एन ए को क्या लिखते हैं 1/ANG, या हम सिंपली क्या लिखेंगे, 1/n, क्योंकि हमने ANG को n लिखा हुआ है, तो GNA को क्या लिखेंगे 1/n। तो यहाँ पे अब क्या करो, फिर से वापस इसका फॉर्मूला लगाओ, अपवर्तन का सूत्र, इसलिए दूसरे पृष्ठ का, इसलिए पृष्ठ CD द्वारा अपवर्तन के लिए अपवर्तन सूत्र से क्या होता था, n/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, -1/r। तो n की जगह पे क्या आएगा 1/n, क्यों आएगा, समझ रहे हो बात, 1/n, v डैश यानी कि वस्तु की दूरी की जगह पे क्या आएगा, यहाँ तो v आएगा, ठीक है, माइनस 1/u की जगह पे क्या आएगा, u की जगह पे क्या आएगा, वस्तु की दूरी कितनी है v डैश माइनस t, और बराबर n-1, n की जगह पे क्या आएगा -1, और बट्टे r की जगह पे क्या आएगा 8, r की जगह क्या है, तो 1/n इतना, ठीक है। अब चूंकि लेंस पतला है भाई, लेंस क्या है, अतो T नगण्य मानते हैं, तो T को क्या मान सकते हैं, लेंस पतला है तो T को क्या मानते हैं, तो V माइनस टी में से T को हटा दो, V माइनस टी की जगह पे क्या रख सकते हैं, सिर्फ क्या रखेंगे V डैश आएगा। तो इसलिए 1/n/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/n-1/r2। इसको बना देता हूं मैं समीकरण नंबर सेकंड। ये समीकरण सेकंड बनाने से पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें। इसको एलसीएम ले, दोनों पक्षों में n से गुणा कर दो यार, दोनों पक्षों में n से गुणा कर दो, n से गुणा करने पर काफी सरल हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो n से गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो n कट जाएगा, यहाँ पे n क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ पे n से गुणा करेंगे n कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/v, यहाँ पे क्या बचेगा n/v डैश। ध्यान से देखो इधर, इसको n से गुणा करेंगे कितना बचेगा, 1/n को 1/n को n से मल्टीप्लाई करो 1 बचेगा, और माइनस है 1 क्यों बचेगा, n से दोनों गुणा नहीं होंगे, और बट्टे इसको बनाओ समीकरण से, कोई दिक्कत है इसमें, आसान। अब आप क्या करो कि यहाँ पे देखो समीकरण फर्स्ट में है भाई n/v डैश प्लस में, और यहाँ है माइनस में, इन दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, समीकरण फर्स्ट व सेकंड जोड़ दें हम, तो हमें क्या मिलेगा, देखो n/v डैश n/-1/u है यहाँ, और प्लस 1/v
वी माइनस एन अपॉन वी डैश है, बाएं पक्ष से जुड़ेगा, दाएं पक्ष से जुड़ेगा, एन माइनस वन अपॉन आर वन, एन माइनस वन अपॉन आर वन प्लस वन माइनस एन अपॉन आर टू। ठीक है ना, बाएं पक्ष से जुड़ गया दाएं पक्ष। अब जुड़ा क्यों हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे एन अपॉन वी डैश और एन अपॉन वी डैश कट रहा था भाई, कट रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे बचा वन अपॉन वी पॉजिटिव में और वन अपॉन यू निगेटिव में बचा, और यहाँ पे बचा हुआ है एन माइनस वन अपॉन आर वन, एन माइनस वन अपॉन आर वन। अब देखो यहाँ एन माइनस वन है, यहाँ वन माइनस एन है, यहाँ क्या है, तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा तो ए माइनस बी में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बी, सॉरी बी माइनस ए बच जाएगा कोष्टक में, तो माइनस ये हो जाएगा एन माइनस वन अपॉन आर टू। समझ गए माइनस कैसे हुआ, समझ गए, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया, ये एन वन माइनस एन की जगह एन माइनस वन हो गया। ठीक है, चाहो तो आप अपने कोष्टक में इसको ले लो। अब देखो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर एन माइनस वन को भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। इसको मैं बना रहा हूँ समीकरण नंबर थर्ड, और इसी समीकरण को पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है भाई, यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, जबकि दोनों ओर का माध्यम क्या हो, समान, दोनों ओर का माध्यम क्या हो। ठीक है भाई, अब आप थोड़ा सा यहां तक समझ गए, आप लास्ट में क्या लिखोगे, यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है जबकि दोनों ओर का माध्यम क्या हो, समान। अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि फिर से वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर वन अपॉन एफ होता है भाई, समीकरण नंबर 4, इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस निर्मात्री फॉर्मूला, हिंदी में बोलते हैं लेंस निर्मात्री फॉर्मूला, निर्मात्री सूत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स, ये याद रखना है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर क्या होता है, वन अपॉन एफ होता है, जहां एफ फोकस दूरी है, यू जो है वस्तु की लेंस पतले लेंस से दूरी है, और एफ क्या है वस्तु की, सॉरी वी क्या है वस्तु की प्रतिबिंब की लेंस से दूरी है। तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर वन अपॉन एफ, ये हो सकता है आगे कहीं पे सिद्ध करने के लिए भी आए, लेकिन मैं इसको यहाँ पे यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका बाएं पक्ष में वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू आया हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रख दो, और इसलिए वन अपॉन एफ इक्वल टू, फाइनली हमारे पास मिलेगा वन अपॉन एफ इक्वल टू एन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ये फॉर्मूला भी थ्रू आउट यूज होगा, समीकरण नंबर जो भी बन रहा है चौथा पांचवा। ठीक है, ये समीकरण भी थ्रू आउट यूज होगी, इसके लिए यूज होगी। हाँ, पतले लेंस के लिए अपवर्तन के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, जबकि उसके दोनों ओर के माध्यम क्या हो, समान। अब इनमें से कोई चार में से एक चीज गायब होगी, वो आपको कैलकुलेट करनी होगी, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको यू और वी के पदों में दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बात समझ में आई, कहीं पे पूछना कुछ, यहाँ पे वन अपॉन एन क्यों हुआ, यहाँ पे वी डैश माइनस टी क्यों हुआ, वी क्यों हुआ, आगे बात समझ में। पहला पृष्ठ प्रतिबिंब ओ का प्रतिबिंब बनाएगा कहाँ पे, आई डैश पे, ध्यान दो, और आई डैश जो है दूसरे वाले पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का, और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आई पे बनेगा। ठीक है ना, तो पहले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी हो गई यू और प्रतिबिंब की दूरी हो गई वी डैश, दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी तो हो गई, यहाँ से देखो P2 से लेकर आई डैश यानी वी माइनस टी, वी डैश माइनस टी, क्योंकि वी डैश P1 से नापी गई थी भाई, ध्यान रहे, और P1 और P2 के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को लेंस की मोटाई बोलते हैं। ठीक है ना, तो वी डैश माइनस टी कहाँ से आया, समझ गए। ठीक है ना, लास्ट में उन्हें वी डैश माइनस टी की जगह वी डैश ही लाना है, क्योंकि हमें ये पतला लेंस मानना है, पतला लेंस का मतलब है इसकी मोटाई क्या है, नगण्य होगी। क्लियर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, और पूछा जाएगा एग्जाम में।
ठीक है ना। और केवल इसी एग्ज़ाम में नहीं बल्कि बाकी जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं वहाँ भी आप पूछा जाता है इसमें कुछ ना कुछ। तो मैं इसको ये समझूँ कि आप लोगों को आ गया। कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट आर्टिकल।